नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 1 सितंबर, तो 1 सितंबर की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरू की है? तो ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य, तो केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत 19 अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा। और इन 19 अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं और ये सभी कहाँ के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के से ही बिलोंग करते हैं। अब इन 19 खिलाड़ियों में कौन कौन है, तो भुवनेश्वर कुमार हैं, भारत के तेज गेंदबाज हैं। इसके साथ साथ पूर्व तेज गेंदबाज हैं प्रवीण कुमार, एक मोहम्मद कैफ हैं। तो इनके साथ साथ ये 19 खिलाड़ी हैं। तो इन 19 खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ चंद पॉइंटों की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी NRI एकीकृत पोर्टल की लॉन्चिंग की थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है। और कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश की जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 टेस्ट कराने के मामले में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो शीर्ष पर है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। और अभी वृक्षारोपण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया था। और उससे पहले बात करें तो नवीन छतरी योजना लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उससे पहले बात करें तो CISF मतलब कि CISF सेंटर इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, तो CISF की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो विशेष सुरक्षा बल का भी गठन करेगी। उससे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की भी मान्यता दी गई है। और कुशीनगर में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। और कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने अभी कुछ समय पहले हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर राजमार्ग पर सड़क के दोनों ओर औषधि वाले पौधे भी रोपित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन किया गया था। और बात करें तो कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। इसके साथ साथ जियोटैक कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और वर्चुअल कोर्ट मतलब कि आभासी कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। और प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का ही है जो कि लखनऊ में स्थित है। उसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहीं बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था केरल। और प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता था, तो वो था कर्नाटक का। और अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य भी यही बना है उत्तर प्रदेश। उससे पहले अगर बात करें तो राज्य में प्रवासन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करने की योजना बनाई है? तो 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करने की योजना बनाई जा रही है भारत देश के द्वारा। तो अभी युवा व खेल मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू। तो इन्होंने अभी कहा है कि भारत 2021 में खेलो इंडिया गेम्स के साथ ब्रिक्स खेलों के आयोजन की भी योजना बना रहा है। और अभी जो ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसके बाद किरण रिजिजू ने इस बात की घोषणा की है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सर्विस को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर बना है एयरटेल। तो आपके लिए पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया था, जो चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक 2300 किलोमीटर
लंबी इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए थी। तो इसी के तहत जो एयरटेल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। अब बात करेंगे अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और वह अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह का जो हाईकोर्ट लगता है वो कोलकाता हाईकोर्ट पड़ता है, जिसके कि मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधा कृष्णन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित आय दोगुनी हो गई है? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है क्रिसिल ने। क्रिसिल जो कि भारत की एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसके अनुसार ये बोला गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो मनरेगा श्रमिक हैं उनकी औसत आयु दुगनी हो गई है। अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है क्रिसिल ने। तो क्रिसिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्रिसिल भारत की एक रेटिंग एजेंसी है और भारत की सबसे पहली रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ही है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO हैं आशु स्वेस इसके CEO हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता देश कौन रहा है? तो ये विजेता देश रहे हैं भारत और रूस संयुक्त रूप से इस FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के विजेता रहे हैं। तो अभी क्या हुआ था, जब इसका फाइनल मैच चल रहा था तो फाइनल मैच भारत और रूस के बीच चल रहा था। तो फाइनल मैच में इंटरनेट तथा सर्वर में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण पहले तो रूस जो देश है इसके लिए चैंपियन घोषित कर दिया गया था, लेकिन भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसने भारत तथा रूस के लिए संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया है। तो ये संयुक्त रूप से ये विजेता घोषित हुए हैं। और भारत की तरफ से इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था फाइनल में? तो फाइनल में पहुंचे थे, इनका नाम था नेहाल सरीन और एक और थे दिव्या देशमुख तथा नेहाल सरीन। ये फाइनल में भारत की जोड़ी थी। बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, मुद्रा है यहाँ की ड्यूमा और ये उल्टा लिख दिया है, मुद्रा यहाँ की रूबल है और यहाँ पे संसद लिख लेना, यहाँ की संसद है ड्यूमा, संसद यहाँ की ड्यूमा है। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। और अभी रूस देश ने कुछ दिनों पहले ही 1961 में जो सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम विस्फोट किया था उसका वीडियो भी जारी किया है। ये 1961 में किया गया था। सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम विस्फोट था ये रूस का मानना है, जो कि 1945 में जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो हाइड्रोजन बम गिराया था उससे ये 3333 गुना शक्तिशाली बताया गया है रूस के द्वारा। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की, जिसके लिए इंग्लिश में FIDE बोलते हैं, FIDE। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं अर्काडी डोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के। वहीं बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन और भी निकलता है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हाल ही में ये जो एकलव्य पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है इश्का चौधरी के लिए। और ये कौन है? तो ये भारतीय जूनियर महिला की जो हॉकी टीम है उस टीम की ये सदस्य हैं एकलव्य, इनका नाम है इश्का चौधरी, जिनके लिए हाल ही में एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया है। बात करें ये पुरस्कार की, एकलव्य पुरस्कार की, तो इसके लिए प्रदान कौन करता है? तो इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रदान करती है और मध्य प्रदेश की सरकार ने विभिन्न अवार्ड दिए हैं, जिसमें कि एकलव्य पुरस्कार दिया है इश्का चौधरी के लिए। तो इश्का चौधरी इन्होंने 2011 में 11 वर्ष की आयु से खेलना प्रारंभ किया था। वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया है, इनका नाम है इनाम उल रहमान। ये भी हॉकी से संबंधित है। यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है एकलव्य पुरस्कार जो कि मिला है इश्का चौधरी के लिए। और ये कौन है? तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की ये सदस्य हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी विद्यालयों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है? तो ये सरकारी विद्यालयों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। और इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत तेलंगाना राज्य के जितने भी ज़िले हैं, मतलब कि तेलंगाना राज्य के टोटल ज़िलों में
टोटल ज़िले के सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार मतलब कि इनोवेशन की भावना को विकसित किया जाएगा। तो इसी के लिए ये स्कूल इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। बात करें अगर तेलंगाना राज्य से, तो अभी हाल ही में कल ही मैंने आपके लिए नोट कराया था कि इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 का विजेता राज्य भी कौन रहा है, तो ये तेलंगाना ही रहा है। उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नवाचार प्रोग्राम की शुरुआत की थी तेलंगाना राज्य की सरकार ने, और तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा साइबर नाम से एक वर्चुअल जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की गई थी। और राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए हरित हरम कार्यक्रम भी चलाया गया था तेलंगाना राज्य में। उससे पहले बात करेंगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक किसानों को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए TS वेदर नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। उससे पहले बात करें तो तेलंगाना राज्य के एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है तेलिया रूमाल। ये एक प्रकार का रूमाल है, इसके लिए GI टैग मतलब कि भौगोलिक संकेत मिल चुका है। और फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य भी तेलंगाना ही है। और इस वर्ष तेलंगाना के आदिलाबाद एक ज़िला पड़ता है। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में नागोबा जात्रा महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। नागोबा जात्रा महोत्सव नाम है उसका। वहीं बात करेंगे धानु जात्रा महोत्सव की, तो वो मनाया जाता है उड़ीसा में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो ये फार्मूला 1 रेस है, मतलब कि F1 ये रेस है जिसका नाम है बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020। तो ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। आपके लिए पता होगा जितनी भी फार्मूला 1 की रेसें होती हैं वो मोस्टली लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन देश से और ये मर्सिडीज़ कंपनी के ड्राइवर हैं, मतलब कि मर्सिडीज़ की ये गाड़ी चलाते हैं। तो इन्होंने अब बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। बात करेंगे सेकंड स्थान पर, तो सेकंड स्थान पर वाल्टेरी बोल्टास रहे थे और थर्ड स्थान पर रहे थे मैक्स वर्स्टैपेन। अब बात करेंगे जो मतलब कि इस वर्ष जितनी भी ग्रांड प्रिक्स मतलब कि जितनी भी फार्मूला 1 जो रेसें हैं वो आयोजित की जा चुकी हैं, तो उनके विजेताओं के नाम की चर्चा करेंगे थोड़ी। तो इस बार सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया था जिसके विजेता रहे थे वाल्टेरी बोल्टास। ये कहाँ से हैं? तो ये फिनलैंड से हैं और ये मर्सिडीज़ के ही ड्राइवर हैं। फिर उसके बाद हुई थी स्टाइलन ग्रांड प्रिक्स जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके बाद हुई थी हंगरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके बाद आयोजित की गई थी ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स और ये भी लुइस हैमिल्टन के ही द्वारा जीती गई थी। उसके बाद एक फार्मूला 1 रेस हुई थी, इसका नाम था 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। ये जीती थी मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये कौन है? तो ये रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। और उसके बाद कुछ समय पहले ही आयोजित की गई थी स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स और ये भी जीती गई थी लुइस हैमिल्टन के द्वारा। तो अभी तक इतनी फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया जा चुका है और इसमें मोस्टली 2 छोड़ के सभी जो फार्मूला 1 रेसें हैं वो लुइस हैमिल्टन ने ही जीती हैं, जैसे कि स्टाइलन हो गई, हंगरी हो गई, ब्रिटिश हो गई, स्पेनिश हो गई। अब ये कौन सी हो गई? तो ये बेल्जियन हो गई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो ये भारत ने 14वीं रक्षा नीति वार्ता ये आयोजित की है सिंगापुर देश के साथ। और ये जो वार्ता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। और इस वार्ता में जो भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं, मतलब कि ये जो वार्ता आयोजित की गई थी वर्चुअली रूप से, तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? तो भारत के वर्तमान समय में जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, मतलब कि रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, तो उन्होंने इस वार्ता में पार्टिसिपेट किया था। वहीं बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर में ही एपेक का मुख्यालय भी सिंगापुर में ही है। मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर ये कौन है? तो ये हैं ली सीन लुंग। ये इसी वर्ष बने थे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद सिंगापुर से एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ समय पहले सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित की गई थी ये भारतीय मूल की नर्स थी जिनका नाम था कला नारायण स्वामी। तो कला नारायण स्वामी के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये मैं आपके लिए पहले ही नोट करवा चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है,
हाल ही में लघु उद्योग दिवस मतलब कि इंग्लिश में कहें तो स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया गया है? तो भारत में ये लघु उद्योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 30 अगस्त के लिए। तो 30 अगस्त के लिए हर वर्ष भारत में लघु उद्योग दिवस मनाते हैं और इसका मेन पर्पज़ रहता है जो लघु उद्योग होते हैं तो लघु उद्योग को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष ये 30 अगस्त के लिए लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अब इसी से संबंधित एक और दिवस की भी चर्चा करेंगे, जैसे इसी से संबंधित ये तो लघु उद्योग दिवस है। एक होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, जिसके लिए इंग्लिश में MSME डे के नाम से जानते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 27 जून के लिए। इसका नाम है MSME डे, मतलब कि हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। ये मनाया जाता है 27 जून के लिए और लघु उद्योग दिवस ये मनाया गया है 30 अगस्त के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत और वियतनाम की अभी वर्चुअली रूप से ये 17वीं बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत का जो नेतृत्व किए थे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर मतलब कि सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया गया था। और ये जो बैठक थी वो वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इस बैठक में व्यापार हो गया, विज्ञान हो गई, इसके साथ साथ जो तकनीकी हो गई, तो उनको साझा करने तथा उसके लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए चर्चा की गई है। बात करें यहाँ पे अगर विदेश मंत्री जयशंकर से, तो ये अभी चर्चा में रहते क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, तो मैंने यह पुस्तक नोट कर दी है, जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये एक पुस्तक लिखी गई थी एस जयशंकर के द्वारा। ये मैं आपके लिए पहले ही नोट करा चुका हूँ, यहाँ एस जयशंकर का नाम आया है, इसलिए मैंने ये पुस्तक का रिवीजन करा दिया है। अब बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है यहाँ की डोंग, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं नगुन फू ट्रोंग, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है गुएन जुआन फुक प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? तो वियतनाम के। बात करें वियतनाम के हनोई शहर की, तो हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल भी खोला गया है, और वियतनाम में ही तकरीबन 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग भी खोजा गया था भारत के द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शांति बलों में महिलाओं की अधिक भागीदारी का प्रस्ताव रखा है? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो शांति सुरक्षा बल होते हैं, तो उसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी का जो प्रस्ताव रखा है वो रखा है इंडोनेशिया देश के द्वारा, और इस प्रस्ताव को भारत द्वारा सह प्रायोजित भी किया गया है। आपके लिए बता दें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसका गठन विशेषकर देश में शांति को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी अपनी कोई फोर्स नहीं है, इसमें विभिन्न देशों द्वारा अपनी अपनी फोर्सें भेजी जाती हैं, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उन फोर्स के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तैनात करता है ताकि विभिन्न देशों में शांति सुरक्षा बनी रहे। तो यही प्रस्ताव दिया है इंडोनेशिया देश ने कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो शांति सुरक्षा बल हैं उनमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसके लिए और ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर बात करें वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शांति सुरक्षा बलों में तकरीबन 86,000 सैनिक हैं, और इन सैनिकों में लगभग 6% महिलाएं हैं। तो ये जो 6% महिलाएं हैं, इन्हीं की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है किसने? तो इंडोनेशिया देश ने। बात करेंगे इंडोनेशिया की, तो राजधानी जकार्ता है, और इसकी राजधानी जकार्ता से शिफ्ट होकर कहाँ होगी? तो पूर्वी कालीमंडल में मनाई जाएगी। उसका बाद मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया, राष्ट्रपतियाँ यहाँ की जोको विडोडो। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुतेरस। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो आपके लिए ज्ञात होगा कि भारत द्वारा जो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क स्थित जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं उसमें भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था तिरुमूर्ति, जो कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के संगठनों के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे।
और एक और नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे, तो ये कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो जिनेवा स्थित जितने भी संगठन हैं उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे नियुक्त किए गए हैं। मतलब कि न्यूयॉर्क में जो भी संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर हैं उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति, और जिनेवा में जो भी संयुक्त राष्ट्र के जो हेडक्वार्टर हैं उसमें भारत के प्रतिनिधि हैं, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। उम्मीद है आपके लिए क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 से पहले एक और जान लीजिए कि अभी कुछ समय पहले ही UNIFL यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। ये किसको मिला था? तो भारत की सेना के लिए मिला था। यूनिफिल इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। मतलब कि लेबनान में जो भारत की सेना तैनात थी उसके लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया। ये कौन थी? तो हाल ही में अर्चना महंत, इनका निधन हो चुका है। ये असमिया भाषा की एक फेमस गायिका थी, अब इनका निधन हो गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है वर्चुअली रूप से, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जितनी बैठकें हो रही हैं वो वर्चुअली रूप से ही आयोजित की जा रही हैं, और इस बैठक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। इनका नाम है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वर्तमान समय में पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं। तो इन्हीं के द्वारा इस बैठक में पार्टिसिपेट किया गया है। और ये जो बैठक है इसमें आसियान देश आसियान देश तथा भारत के मध्य जो व्यापार है उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए और ज़्यादा कैसे सशक्त बनाया जाए, तो इसी पर चर्चा की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे आसियान की। तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और आसियान जो है, आसियान के सदस्य देश कितने हैं? तो 10 सदस्य देश हैं, लेकिन इसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है। आसियान का सदस्य देश नहीं है भारत। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। मुख्यालय आसियान का जकार्ता में है। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में इसके गुयेन जुआन फुक। और वर्तमान समय में ये कौन है? तो ये वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, गुयेन जुआन फुक। और इस वर्ष मतलब कि 2020 की अध्यक्षता आसियान के किसके पास है? तो वो है वियतनाम के पास। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट की। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाला व्यापार सुगमता सूचकांक, जिसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया है विश्व बैंक ने। अब बात करें इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो ये मतलब इसका ये है कि विश्व बैंक जो है वो हर वर्ष एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है, लेकिन अब विश्व बैंक ने एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी करने से मना कर दिया है। और ये मना क्यों किया गया है? तो विश्व बैंक का कहना है कि जो भी डाटा दिया जाता है तो उसमें डेटा की अनियमितता के कारण विश्व बैंक के द्वारा एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है, डाटा की अनियमितता के कारण। बात करेंगे विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और चीफ इकोनॉमिस्ट अभी बनाई गई थी कुछ समय पहले, इनका नाम है कार्मेन रीनहार्ट। और विश्व बैंक की MD तथा CFO ये हैं भारतीय मूल की अंशुला कांत। और यहाँ से विश्व बैंक से एक नियुक्ति और इम्पोर्टेंट है। कुछ समय पहले ही विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे, इनका नाम है राजीव टोपनो। ये कौन थे? तो ये भारत के जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ये निजी सचिव थे। अब इनके लिए ट्रांसफ़र करके विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। तो ये नाम भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे कल क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चुनौती नामक अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर है रविशंकर प्रसाद। ये वर्तमान समय में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मेमोरियल ब्लू फ्लैग सम्मान ब्रिटेन द्वारा किसे प्रदान किया गया है? इनका नाम है नूर इनायत खान, ये भारतीय मूल की हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा था पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये CISF ने लॉन्च किया है, भारत का पैरामिलिट्री फोर्स है ये। चौथा क्वेश्चन पूछा था YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, इसके साथ साथ YSR बेहदी लिफ्ट सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत किसने की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। पाँचवा क्वेश्चन था औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची में शीर्ष पर देश कौन सा था और इसमें भारत का स्थान क्या था? तो शीर्ष पर था स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान इसमें था 72वां।
छठा क्वेश्चन पूछा गया था 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ये नवंबर में होगा और ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन था 6वीं अनुसूची में रखे जाने वाले प्रस्ताव को पारित किस राज्य की विधानसभा ने किया है, तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। 8वां क्वेश्चन था HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितने % हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की अभी केंद्र सरकार ने, तो 15%। 9वां क्वेश्चन मैंने पूछा था एक पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ, ये कौन है, तो ये एथलेटिक्स कोच हैं। अब इनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है 2020 का आजीवन की श्रेणी मतलब कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में। 10वां क्वेश्चन पूछा था 35 देशों में स्कूल कनेक्टिविटी मैप करने के लिए किसने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, तो ये स्वीडिश कंपनी है जिसका नाम है एरिक्सन। 11वां क्वेश्चन था ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए HDFC बैंक के साथ किसने समझौता किया है, तो इसका नाम है एडोप कंपनी, ये अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है। 12वां क्वेश्चन था किस देश द्वारा सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया गया है, इसका आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन था DRDO के कार्यों व जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए जो 5 सदस्यीय पैनल गठित किया गया है उसकी अध्यक्षता किसके लिए दी गई है, तो इनका नाम है बी रामगोपाल राव इनका नाम है। और 14वां क्वेश्चन था भारत ने किस देश को सीमा क्षेत्र विकास हेतु $5 मिलियन की राशि प्रदान की है, तो ये दी है म्यांमार के लिए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल रत्न 2020 प्राप्त करता है, इनका नाम है मणिका बत्रा, इनका मैंने संबंध पूछा था तो इनका आंसर था टेबल टेनिस। 16वां क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले चौथे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो इनका नाम है रोहित शर्मा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 29 अगस्त के लिए। बात करेंगे आज के क्वेश्चनों की, तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है ब्रेडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस पुरस्कार किस बैंक को प्रदान किया जाएगा, ये बस 2021 में प्रदान किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बताना है निषाद थरंगा परन बिताना, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, आपके लिए बताना है ये किस देश के हैं और किससे संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन बताना है अभी AR लक्ष्मणन का निधन हुआ, ये कौन है। और चौथा क्वेश्चन बताना है किस पैरा एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है, यहाँ पैरा एथलीट की बात हो रही है। और 5वां क्वेश्चन बताना है अर्जुन अवार्ड 2020 विजेता हैं, इनका नाम है विशेष भृगुवंशी, तो इनका संबंध बताना है आपके लिए किस खेल से हैं। छठा क्वेश्चन बताना है जसपाल राणा, तो जसपाल राणा के लिए अभी शूटिंग के मतलब कि ये शूटिंग संबंधित है और इनके लिए अभी कौन सा खेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आपके लिए पता होगा कि अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किया जा चुका है वर्चुअली रूप से, तो मैंने इसकी एक स्पेशली वीडियो भी बना के डाल दी है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। 8वां क्वेश्चन बताना है अंडमान निकोबार समूह में 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है। 9वां क्वेश्चन बताना है फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता देश कौन रहा है। 10वां क्वेश्चन बताना है मध्य प्रदेश की सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। 11वां क्वेश्चन बताना है बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 ये रेस है, इसकी विजेता कौन है। 12वां क्वेश्चन है एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को निलंबित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भारत तथा किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है वर्चुअली रूप से। 14वां क्वेश्चन है UNSC मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शांति सुरक्षा बलों में महिलाओं की अधिक भागीदारी का प्रस्ताव किस देश के द्वारा रखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन बताना है 17वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर दी। दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।